वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है आपका 15 अक्टूबर को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर सेट भी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा कक्षा नवी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा नवी त्रैमासिक परीक्षा का आपका 100% रियल पेपर 100% आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। और आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप, ये आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा आपका पेपर है। कक्षा नवी का माध्यम हिंदी माध्यम का आपको यहाँ पर है। इसमें मैं आपको यहाँ पर इस पेपर में बिल्कुल आपको आंसर सभी प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने उत्तर नोट भी कर रखे हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, अभी देखो ये आपके यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 6 से 7, 8, 9 आपको अथवा सहित देखो आपके प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा 9 का अथवा। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नोट कर रखे हैं। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर उत्तर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको 23 तक ही देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक संपूर्ण उत्तर इस पेपर के आपके सेट बी के संपूर्ण उत्तर देखेंगे हम, बिल्कुल भी पूरे के पूरे उत्तर देखेंगे। तो आप इस वीडियो को क्या सभी साथियों में फैला दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी आपके साथ अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको आगे की आपकी पढ़ाई के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और एक और बात, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो के बीच में बता दूंगा, वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपके यहाँ पर क्या दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो वैसे मैं आपको देखो प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 1 से लेके मैं आपको प्रश्न नंबर 5 तक वैसे आपको फुल सोल्यूशन में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन चलो आप मत देखिएगा, अगर आपके पास इतना टाइम तो सुबह बचेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह तक ही अपलोड होगी, सुबह 4:30-5 तक आपको ये वीडियो मिलेगी। 4:30 तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, 4:30 पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी सुबह आपको मॉर्निंग में ये वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या, ठीक है, आपको क्या चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नहीं। आपको सबसे पहले आपको मेन काम होगा आपका टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आपको बिल्कुल टाइमिंग वगैरह सब यहाँ पर फिक्स बता दिया जाएगा। चलो आप क्या उस वीडियो को मत देखिए, बिल्कुल स्पीड से मैं आपको इसके भी आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.4%। कितना रहेगा, 2.4% इसका सही उत्तर रहेगा। तो बिल्कुल मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक भी बता देता हूँ। जो साथी ने 1 से 5 तक सोल्यूशन देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देख लीजिए, वो थोड़ा वेट करिएगा, उनको भी आपको थोड़ी देर के बाद प्रश्न क्रमांक 6 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनके लिए, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को ये आपका कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। 100% रियल पेपर है आपका, बिल्कुल 100% ये आपका रियल पेपर। आपको उत्तर पूरी के पूरी यहाँ पर बताया जा रहा है, नहीं तो आपको उत्तर सहित मैंने आंसर नोट कर रखे हैं। आंसर नोट आपको करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको उत्तर देखने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं से वो PDF भी मैं आपको दे दूंगा। किस तरीके से दूंगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध का लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1914 से 1918 में, ठीक है। इसका आपको D नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। 1914 से 1918 आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको क्या दिया, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके हाथों में था। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा क्या रहेगा, सोवियत संघ और अमेरिका आपका सही उत्तर रहेगा इसका। बिल्कुल आंसर आपको बताए जाएंगे, प्रश्न क्रमांक आपको 23 तक ही उत्तर बताए जाएंगे। वीडियो में आपको बने रहना है। इसके बाद क्या, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे।
प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो आपको यहाँ पर लागू करने के लिए पूछ रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसमें आपको बी नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, आपको यहाँ पर कितने प्रश्न नंबर 23 तक, प्रश्न क्रमांक आपको 23 तक बिल्कुल नोट किए गए आंसर आपको यहाँ पर बताएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो देखो, आंसर पूरे के पूरे नोट कर रखें, 7वां 8वां अथवा सहित 8वें का अथवा 9वें, ठीक है, पूरे के पूरे 10वां 11वां, ठीक है, पूरी के पूरी आंसर यहाँ पर नोट कर रखे हैं। तो आपको सिर्फ क्या इनको देख लेना है और वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, बिल्कुल उत्तर सहित आपको बताए जा रहे हैं। तो ये आपका हो चुका है कि इसका भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इससे आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की भूमि का क्षेत्रफल, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,63 और 263, कितना, 263, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी क्या कौन सी है, यमुना। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यमुना कर लीजिएगा, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनने जिन्होंने क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्यूशन देख लिया है, वो थोड़ा वेट करिएगा। अभी आपका प्रश्न क्रमांक 6 से भी स्टार्ट होने वाला है सोल्यूशन। कार्ल मार्क्स ने कौन सी नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो की थी दास कैपिटल की, किसकी की थी, दास कैपिटल की रचना की थी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया संविधान सभा की प्रथम बैठक में हुई, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके बाद आपके ऊपर क्या दिया, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यवसाय कहते हैं, ठीक है, उन्हें व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो दिया है 6वें नंबर का, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक, तो ये आपका क्या है, लागत, क्या है इसका आपका लागत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम सही जोड़ी मिलाइए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही जोड़ी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सही जोड़ी यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें आपको पहला दिया है राजस्थान, राजस्थान का आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य। ड्यूमा आपका क्या हो जाएगा, ड्यूमा है आपका एक रूस की संसद का नाम है, क्या है, ड्यूमा। खरीफ में आपकी कौन कौन सी फसल आ जाती हैं, ज्वार बाजरा आ जाएंगी। हरित क्रांति का उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष। देश का सर्वोच्च कानून, ये आपका कहलाता है संविधान। तो इस तरीके से आपके क्या है, ए हैं सही जोड़ी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगी, आपको वीडियो के आपको क्या डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको इस पीडीएफ की पूरी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछा है, सत्य सत्य पूछे हैं। सत्य सत्य आपको यहाँ पर 6 नंबर में पूछे हैं। सत्य सत्य का चयन कीजिए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये आपका सत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये भी आपका सत्य है। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, तो ये भी आपका सत्य है। भूमि मानवकृत संसाधन है, तो आपका सत्य है। जैसे 14 वर्ष की स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है, तो ये अभी आपका सत्य है, ये आपका क्या सत्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया शिशु की मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सत्य सत्य भी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या पूछा है। अगला पूछा है हमारे लिए एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये आपका बना है महानदी पर। किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। बिल्कुल आंसर नोट कर रहे हैं, गलती मत कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगर पेपर में यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेकिन आपको बिल्कुल यहाँ पर जो बताया जा रहा है महानदी, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आपको अच्छे से लिख के आएगा, जिससे आपके क्या 75 में से 75 नंबर आए आपके पेपर में, ठीक है। सिर्फ आपको क्या है सर, आपको लिखना आपको है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बताने का काम है, आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लिख कर आओगे तभी तो आपके नंबर आएंगे, ठीक है।
ठीक है। इतनी मेहनत तो आपको कम से कम करना पड़ेगी कि आप कॉपी में लिख सको इन क्वेश्चंस को। इसके बाद क्या धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर नोट कर रखा है हमारे ने, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता में आपको क्या लिखना है, धर्मनिरपेक्षता की ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि धर्म को किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि धर्म को किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता का उत्तर हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर कैंसिल ना हो और आपके पूरे के पूरे नंबर आए, ठीक है। इसके बाद आपके लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं इसको सांसद। लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए, तो इसका आपको यहाँ पर एक गैर कृषि क्रिया का नाम क्या लिख सकते हैं, आप पशुपालन लिख सकते हैं। क्या, पशुपालन, पशुपालन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है वयस्क मताधिकार क्या है, वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके भी आपको यहाँ पर आंसर नोट कर रखा है, गलती किसी भी चांस में आपको नहीं होना चाहिए। तो देखो, हर एक वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये आपका हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पूछा है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम, भारत की स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ संख्या पूछी है। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। आप यहाँ पर 7 कर लीजिएगा, कितनी है, 7 है। जैसे कि आपको एग्जाम आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे कि चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनको। इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। क्या भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो इसका आपको यहाँ पर उत्तर देखते हैं हम। तो देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रश्न क्रमांक 6 का। किसका, प्रश्न क्रमांक 6 का। तो ये आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 का पूरा उत्तर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पहले में क्या लिखना है, पहला आपका दिल्ली, ठीक है। पहला क्या आपका यहाँ पर, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर जो पहले से स्टूडेंट जुड़ रहे थे उनके लिए उत्तर नहीं बताए थे, वो है यहाँ से देख सकते हैं। पहला आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दूसरा चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इसके बाद आपको क्या, दमन और दीप, लद्दाख। तो अगर आपके लिए यहाँ पर ऐसा पूछने के लिए आ जाए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको कितने लगाना है, अभी 8, ठीक है। आपको यहाँ पर जो आपको जम्मू एंड कश्मीर था वो ये इस टाइम पे हटा दिया गया है, ठीक है। अब कितने पहले थे, 9, अब यहाँ पर कितने हैं, लद्दाख, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का उत्तर आप देख लीजिए। आप प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर, इसमें आपको क्या पूछा था, कर्क रेखा भारत के 7, ऐसा क्वेश्चन था आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि एक बार हम देख ही लेते हैं इस क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चंस था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर आंसर एक क्वेश्चन था आपका, क्या था, अथवा। प्रश्न क्रमांक आपके 6 के अथवा का क्वेश्चन था, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। ये आपका जो कल का आपका जो होने वाला रियल पेपर है, आज आपका जो रियल पेपर है होने वाला है, आज ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको 4:30 तक ये वीडियो मिलेगी। 15 अक्टूबर, अब तो आपको समझ में आएगा, 15 अक्टूबर की आपको जो पेपर है आपका, ठीक है, 100% आपका रियल पेपर है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। तो क्वेश्चंस क्या था, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए, ठीक है। ये आपका था, तो इसके यहाँ पे उत्तर देखते हैं यहाँ पर हम। तो इसका आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, देखो उत्तर देख लीजिए आप। तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7 राज्यों से।
पहला आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, दूसरा आपको यहाँ पर दिया है गुजरात, तीसरा दिया है छत्तीसगढ़, चौथा दिया आपको पश्चिम बंगाल, पांचवा दिया आपको मिजोरम, छठवा दिया आपको त्रिपुरा। क्या दिया? त्रिपुरा। तो आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 7 है, आपको क्या पूछा है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। थोड़ी देखेंगे नहीं, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बार बार यहाँ पर हम आएंगे फिर आपको बताएंगे, तो वैसे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसके और देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा मैं वहीं पे। वैसे मैंने क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर लिखे हैं। तो क्या? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। क्या पूछा है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका हम देख लेते हैं। इसके बाद देखो इसका अथवा और देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन मैं साथ में बता दूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा है, ये आपका 7 है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है हमको, और इसमें आप अथवा में सिर्फ आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इन दोनों में से एक करना है। ये आप वो प्रश्न आपको 7 करिएगा, ये प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा करिएगा। लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे वही आपको लिख कर आना है पेपर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखना है हमको, और भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके आंसर। तो देखो ये आपको क्या, भारत के पड़ोसी देशों के नाम निम्न है। तो पहला आपको क्या? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये आपके भारत के क्या पास के देश हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पूछा था यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 7 के आप यहाँ पर देखिए अथवा वाला क्वेश्चन से आपका प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अथवा का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा सहित बता रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक नहीं किया इस वीडियो को, लाइक जरूर करिएगा आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम निम्नलिखित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम निम्नलिखित हैं। तो पहला आपको क्या है? रूस। पहला क्या आपका? रूस। दूसरा आपको कनाडा, फिर दिया है चीन, फिर आपको क्या दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 5वां ब्राज़ील, 6वां आपको यहाँ पर दिया ऑस्ट्रेलिया, 7वां दिया आपको यहाँ पर भारत। एक बार और देख लीजिए आप। पहला आपको दिया है रूस, दूसरा दिया है कनाडा, तीसरा दिया है चीन, चौथा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां दिया है ब्राज़ील, 6वां दिया ऑस्ट्रेलिया, 7वां दिया आपको भारत। ये आपके यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक आपका 7 का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है उत्तर। और इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक ये आपका कितना है? प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाला क्वेश्चन है कितना? प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाला क्वेश्चन है, यानी प्रश्न क्रमांक 7 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट होता है, प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाला भी कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा है कौन सा? इसके बाद देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं कौन सा, इसमें यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 8 पूछा है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर हमें बताना है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई सबसे पहले तो, और कोई 2 बिंदु लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर बताना है हमारे लिए। तो इसके बाद आपको देखना है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हम दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर 7 कंप्लीट होता है, प्रश्न क्रमांक 8। तो देखो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। क्या फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपको यहाँ पर क्या 2 ही आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है। पहले में आपको लिखना है नेपोलियन नाम के एक जनरल ने क्रांतिकारी सरकार को उखाड़ फेंका। नेपोलियन नाम के एक जनरल था, ठीक है, उसने क्या क्रांतिकारी सरकार को उखाड़ फेंका, यानी उसे भगा दिया वहाँ से, ठीक है। जो भी उसके टीम टप्पर थे वहाँ से उखाड़ दी और भगा दिए, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या था? बेस्टिल के तूफान के साथ शुरू हुई। बेस्टिल के तूफान के साथ ये शुरू हुई।
इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आप 8 का उत्तर देख लीजिए। 8 के अथवा वाला है आपका, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर, तो इसमें आपको यहाँ पर दिया रूस की क्रांति के प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, क्रांति के अधिकार में निरंकुश तंत्र सत्ता में बैठने की शक्ति का नियंत्रण होता है। इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। इस स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये आपके क्या प्रश्न क्रमांक 8 की अथवा का उत्तर हो चुका है। प्रश्न क्रमांक अब यहाँ पर हम देखते हैं 9। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम 9 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 आपके लिए यहाँ पर क्या कौन सा पूछा है, जिनसे कि देख लेते हैं हम। तो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आ चुके हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9 आपके लिए पूछा है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसका अथवा आपको यहाँ पर पूछा गया है। रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो रूसी क्रांति के प्रमुख कोई जो महत्वपूर्ण या मेन जो कोई कारण थे, कोई 2, वो लिखना है यहाँ पर अथवा में, और आपको ऊपर लिखना है प्रश्न क्रमांक 9 में खूनी रविवार की घटना। या तो आप खूनी रविवार की घटना लिखेंगे, या आप कौन सा लिखेंगे, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो मैं तो आपको अथवा सहित बता रहा हूँ, आपकी जैसी मर्जी, आपको जो अच्छे लगे हुए आपको लिख के आना है, ठीक है, पेपर में। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 9, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, और आपका क्या था क्वेश्चंस की, आपका खूनी रविवार की घटना क्या थी, ये आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस इसलिए नोट रखा क्योंकि बार बार पीडीएफ पढ़ जाऊँ, आपको क्वेश्चंस बताऊँ, क्वेश्चंस के बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम ऐसे ही देखेंगे, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा और कितने नंबर का क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद अथवा वाला, तो अथवा वाला बता दीजिएगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताए जाएंगे, ठीक है। बार बार पीडीएफ पे हम नहीं जाएंगे। क्या है, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों की एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं, जिस कारण हजारों लोगों की जान गई। चूँकि इस दिन रविवार था, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो एक बार और देख लीजिए आप इसको। क्या, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को, क्या लिखना है, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं। तो एक जुलूस पर क्या गोलियां बरसाईं, जिस कारण हजारों लोगों की क्या जान गई या जान चली गई। क्योंकि इस दिन क्या था, उस दिन क्या था, रविवार था, इसलिए है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्या है, ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन से आपको खूनी रविवार की घटना क्या थी इस नाम से आता है। तो अब आप इसको लिख कर आ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पर क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। प्रश्न क्रमांक आपका 9 का अथवा है, ठीक है। या तो आप खूनी रविवार की घटना लिख कर आएंगे, या आप कौन सा लिख कर आ सकते हैं, या आप लिख कर आ सकते हैं रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख के आए, आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 9 का अथवा है। प्रश्न क्रमांक जो 9 है आपका, उसका आपको अथवा वाला का उत्तर है बता रहा हूँ। रूसी क्रांति के कारण क्या है, तो रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। तो इसमें क्या है, रूस की जनता ने यहूदी, पोल, किन, उज़्बेक, कजाक, रूसी आदि जातियों के लोग थे। कौन कौन से थे, रूस की जनता ने यहूदी, पोल, किन, उज़्बेक, कजाक, रूसी आदि जातियों के लोग थे। इनके भाषा व रीति रिवाज भिन्न भिन्न थे। इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, और उनके जो रीति रिवाज थे क्या, वही अलग अलग थे, यानी भिन्न भिन्न थे। इसका दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, 1905 में रूस
जापान युद्ध में रूस की पराजय भी 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय भी रूसी क्रांति का एक बड़ा कारण था। तो यहाँ पर आपको कितने नंबर तक होते हैं? प्रश्न क्रमांक आपके 1 से लेके प्रश्न क्रमांक आपके 9 तक, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 9 तक आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर हो चुके हैं। बिल्कुल पूरे के पूरे आपके उत्तर हो चुके हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और लाइक अभी तक नहीं किया हो तो अब तो कर दीजिएगा, ठीक है। अब तो आपको पता चलेगा होगा कि सर हमारे लिए उत्तर भी आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, बिल्कुल उत्तर भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको क्या पूछा था? मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, कौन से थे, मित्र राष्ट्र कौन से थे। जैसा कि यहाँ पर आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है आपका, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो ये आपका यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ तक हो चुका है हमारा। खूनी रविवार की घटना क्या थी, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखी, ये भी हो चुका है। तो आपको यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको प्रश्न क्रमांक आपका पूरा का पूरा 10 है, ठीक है। उसमें क्या पूछा आपको? मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, नाम लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर पूछा है युग फोक क्या था, युग फोक क्या था। तो इनकी हम दोनों की आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो इसकी आपको यहाँ पर देखिएगा, तो देखो मित्र राष्ट्रों के नाम में आपको क्या, मित्र राष्ट्र देश कौन से थे। तो मित्र देशों में निम्नलिखित राष्ट्र शामिल थे। पहला आपका इंग्लैंड, दूसरा आपका अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस। ये आपके कौन से थे? इतने मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 का अदबा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का अदबा का उत्तर, पूरा का पूरा प्रश्न क्रमांक 10 के अदबा का आप उत्तर देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस के क्या पूछा है इसमें, युग फोक क्या है, युग फोक क्या है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक आपको इसमें युग फोक 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का एक नाथसी युवा संगठन था। युग फोक था वही 14 वर्ष की कम आयु से कम के बच्चों का एक नाथसी युवा संगठन था। एक युवा संगठन था किसके? 14 वर्ष की उम्र से जो कम बच्चे थे, 14 वर्ष की जिनकी उम्र भी नहीं थी, उनका एक क्या नाथसी युवा संगठन था। उसको क्या नाम दिया गया? युग फोक, उसको युग फोक नाम दिया गया। देखो प्रश्न क्रमांक 11 में आपके लिए क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 11, तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपके लिए पूछा है लोकतंत्र क्या है। प्रश्न क्रमांक 11 का आपका उत्तर है, प्रश्न क्रमांक आपके 11 का उत्तर है क्या है? लोकतंत्र क्या है। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है लोकतंत्र को लोगों की शक्ति के रूप में जाना जा सकता है। लोकतंत्र को क्या लोगों की शक्ति के रूप में जाना जा सकता है, अतः शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, जो लोगों की क्या इच्छा पर निर्भर करता है। तो एक बार और देख लीजिए आप, लोकतंत्र को लोगों की शक्ति के रूप में जाना जा सकता है। लोकतंत्र को क्या लोगों की शक्ति के रूप में जाना जा सकता है, अतः शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 11 का आपका उत्तर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपके 11 का अथवा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपके 11 का अथवा का क्वेश्चंस का हम यहाँ उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको क्या दिया है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको इसका लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना है, जैसे कि आपको क्या करना है, लोकतंत्र क्या है ये तो आपको करना ही है याद। इसके बाद लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर हम। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको यहाँ पर लिखना है लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को क्या समान अधिकार प्राप्त होता है। यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक
एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह है लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है। यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, और साथ ही साथ आर्थिक न्याय भी इन्हीं कारणों से स्पष्ट है कि किसी भी देश के बागडोर ठीक है चलाने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। ठीक है, बिना लोकतंत्र के क्या देश नहीं चल पाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बार और देख लीजिएगा। आप पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपको यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह भी नहीं लेना पड़ेगी। बार बार आपको वीडियो का इतना टाइम नहीं है कि बार बार आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, बिल्कुल आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएगी। क्या था लोकतंत्र, एक आपको क्वेश्चन इसका क्या था आपके अथवा का, आपको प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का क्या था, आपको लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो इसका आप यहाँ पर देखो, लोकतंत्र एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है। यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, और साथ ही साथ आर्थिक न्याय भी इन्हीं कारणों से स्पष्ट है कि किसी भी देश की बागडोर चलाने के लिए एक लोकतंत्र आवश्यक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में किसी आपको पेपर जो बनाने वाले ने, ठीक है, जो पेपर बनाया है उसमें आपको यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 12 का आपको क्वेश्चन क्या है। प्रश्न क्रमांक 12 का आपको क्वेश्चन है डेमोक्रेसी क्या है, क्या दिया है, डेमोक्रेसी क्या है, अथवा आपको यहाँ पर दिया लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। इससे पहले भी हम प्रश्न क्रमांक 11 में, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, नहीं आप बोलेंगे सर ने गलत बता दिया। देखो, इससे पहले भी हम प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा अभी आपको उत्तर मैंने 2-3 बार बताया, वही आप यहाँ पर कौन सा पढ़ के आए, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 में जो पढ़ा है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, वही आप प्रश्न क्रमांक 12 में लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर देखो, ये आपका क्या प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो ठीक है, तो आप इसमें प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 11 में आप कौन सा लिख लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा कौन सा, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी, अगर आप डेमोक्रेसी वाला लिखना चाहते तो उसके लिए आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। ठीक है, उसको भी आप लिख के आ सकते हैं में से, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो। इसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा आता है, प्रश्न क्रमांक 13 आता है। कौन सा आता है, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में हमारे लिए क्या पूछा, संविधान क्या है, जैसा कि एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं फिर से। देखो आपके लिए क्या पूछा है, देखो प्रश्न क्रमांक 13 में आपके लिए यहाँ पर पूछा है संविधान क्या है। क्या, देखो एक बार एक और देख लीजिए, क्या पूछा है, संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या है। इसके बाद अथवा करके आपको क्वेश्चन पूछना है मौलिक अधिकार क्या है। तो संविधान क्या है और मौलिक अधिकार क्या है, हम दोनों ही क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो आपके लिए देखो हमारे लिए प्रश्न क्रमांक 13 दिया है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, क्वेश्चन क्या है, संविधान क्या है, इसका उत्तर में आपको लिखना है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून है। यदि कहा जाए तो संविधान एक किसी गणतंत्र राज्य का प्रशासन चलाने का आधार है। एक बार और देखिए आप, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, यदि कहा जाए तो संविधान एक किसी गणतंत्र राज्य का प्रशासन चलाने का, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यदि कहा जाए तो संविधान एक किसी गणतंत्र राज्य का प्रशासन चलाने का आधार है, जिसमें सत्ता को सही ढंग से चलाने के नियम हैं ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। तो इस तरीके से आपका संविधान वाले का उत्तर हो चुका है। इसके बाद आपको क्या पूछा है, इसके आपके प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, आपको क्या दिया, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ क्या सरकार के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम,
मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उनका उचित ढंग से पालन करना जरूरी है। लेकिन तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया ही है, मौलिक अधिकार क्या है। उत्तर में आपको लिखना है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक को जीवन के लिए अति आवश्यक एक बार और पढ़ना है इसको, देखो एक बार। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक को जीवन के लिए अति आवश्यक था मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। जो सामान्य स्थिति में क्या सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। और जिनकी सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। जैसे कि आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संविधानिक आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर एक आपको हटा दिया है। जैसे कि इसमें आपको क्या दिया, पहले 7 थे तो इसमें आपको यहाँ पर तो आपको शायद इसमें पूंजी का अधिकार था वो उसको हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर नेक्स्ट को आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कौन से पूछे गए हैं यहाँ पर, तो देखो ये आपके यहाँ पे ये तो सभी क्वेश्चंस हो ही चुके हैं। लोकतंत्र आपका हो चुका है, आपको प्रश्न क्रमांक 13 हो चुका है। देखो प्रश्न क्रमांक 13 आपको मैं क्या दिया था, आपको यहाँ पर देखो दोनों ही क्वेश्चंस के उत्तर मैंने बताए। संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, दोनों ही आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद आपको क्या पूछा है, रबी और खरीफ की फसलों के भाग लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या फसलों के नाम लिखिए, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती हैं, जैसे कि आपको गेहूँ, चना, ठीक है, सरसों, और आपके लिए यहाँ पर गेहूँ, चना, सरसों और आप क्या धनिया। ठीक है, लगभग क्या इसमें किसमें धनिया को मत लिखिएगा आप, क्योंकि ओपीएन से हो जाती है। आपको क्या मेन फसल को क्या होती है, जैसे कि आपको गेहूँ, चना, ठीक है, सरसों, ये आपको किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी आती है रबी की फसल के अंतर्गत। किसकी आती है? रबी की फसल के अंतर्गत आती है आपकी ये फसल। और आपको खरीफ की फसल के अंदर कौन सी आती है? मक्का, आपकी बाजरा, सोयाबीन। ठीक है, एक किसकी फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत। सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? देखो सिंचाई के मुख्य साधन कुआं, ट्यूबवेल आपको, ठीक है, और आपको किसी भी नहर, ये आपको क्या है? सिंचाई के मुख्य साधन है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पूछा है, बेरोजगारी से क्या हास्य। ठीक है, अथवा आपको यहाँ पर दिया जन्म दर से आप क्या समझते हैं। ये आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ आपके लिए यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि आपके यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बच रहा है, तो इसी का आपका पार्ट तो आपको सेकंड तो नहीं मानूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ही बता दिया। इसी का आपको पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ही टाइम बाद आपको ये वीडियो मिलेगी, कुछ ही टाइम बाद आपको इसकी भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्ट 2 आपको डल रहा होगा, पार्ट 2 सोशल साइंस पेपर, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके आगे का आपको बिल्कुल नोट किए गए आप उत्तर देख सकते हैं। मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, आपको पूछा गया है। इसके बाद आपको क्या पूछा गया है, अथवा निर्धनता से क्या आस है। तो इसमें आपको पीडीएम कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, उसमें आपको लिख रहा होगा पार्ट 2 सोल्यूशन, तो उस पर क्लिक करो, आपको हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं नोट किया गया सोल्यूशन। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। जब तक आप इनका सोल्यूशन देखना चाहो तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए, और भारत की 2 कोई खारे पानी की झीलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही करना है, अलग अलग सेट पूछे जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है दोनों में से आपको सभी सेटों में आपको देखने को मिले। अथवा आपको यहाँ पर दिया है गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर रूसी क्रांति में कोई 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी आपको यहाँ पर आपको कितने तक बता दें, प्रश्न क्रमांक 19 तक।
प्रश्न क्रमांक 18 तक बता दी। 3-4 क्वेश्चन आपको बच रहे हैं, कुछ आपको सोल्यूशन बच रहा है 2-3 क्वेश्चन का। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। सेट पार्ट 2 डल रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं देख पाते तो उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा, नहीं टेलीग्राम पर चाहिए PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अभी भी इस वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।